तो चलिए आज एक वारंट मामले के पूरे सफर को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। मान लीजिए हम एक मैजिस्ट्रेट की कुर्सी पर बैठे हैं और देख रहे हैं कि पुलिस रिपोर्ट आने के बाद अदालत में केस कैसे आगे बढ़ता है। मैं वादा करता हूं इसे देखने के बाद आपको पूरा प्रोसेस एकदम साफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा रोड मैप। हमने इस पूरे सफर को 6 आसान हिस्सों में बांटा है। हम देखेंगे कि एक वारंट मामला क्या होता है, मुकदमे का पहला कदम क्या है, फिर आरोप बेबुनियाद हैं या ठोस, ये कैसे तय होता है, फिर गुनाह कबूल किया जाता है या मुकदमा चलता है, सबूतों की जंग कैसे होती है और आखिर में फैसला कैसे सुनाया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये वारंट मामला होता क्या है। देखिए, कानून की नज़र में हर आपराधिक मामला एक जैसा नहीं होता। कानून अपराधों को उनकी गंभीरता के हिसाब से मोटा-मोटा 2 हिस्सों में बांटता है। एक होते हैं समन मामले, जो छोटे-मोटे कम गंभीर अपराधों के लिए होते हैं, और दूसरे होते हैं वारंट मामले, जो हत्या या डकैती जैसे संगीन जुर्मों के लिए होते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब अपराध गंभीर है तो उसकी कानूनी प्रक्रिया भी बहुत ज़्यादा डिटेल्ड और सख्त होगी, ताकि इंसाफ में कोई भी चूक ना हो। आज हम इसी सख्त प्रक्रिया को समझने वाले हैं। चलिए अब मुकदमे की असली यात्रा शुरू करते हैं। ये सफ़र आधिकारिक तौर पर उस पल शुरू होता है जब आरोपी को पहली बार मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है। यहाँ पे सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम आता है सीआरपीसी यानी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 207 के तहत। ये धारा मजिस्ट्रेट को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देती है। उन्हें ये पक्का करना होता है कि आरोपी को केस से जुड़े सारे के सारे जरूरी कागजात दिए गए हैं या नहीं। ये इंसाफ का पहला उसूल है। भाई, आपको पता तो होना चाहिए कि आप पर इल्जाम क्या लगा है। और धारा 207 इसी निष्पक्ष सुनवाई के सिद्धांत को पक्का करती है। आप देखिए, कानून ये सुनिश्चित करता है कि आरोपी को पुलिस रिपोर्ट, एफआईआर, सारे गवाहों के बयान, अगर कोई इकबालिया बयान है तो वो, और बाकी सभी जरूरी दस्तावेज, ये सब मुफ्त में मिलें। क्यों? ताकि वो अपना बचाव ठीक से कर सके। अब मामला एक बहुत ही अहम मोड़ पर आ पहुंचता है। मजिस्ट्रेट सारे कागजातों की जांच करते हैं और ये तय करते हैं कि क्या इस केस में आगे बढ़ने लायक दम है भी या नहीं। पुलिस रिपोर्ट और बाकी सारे दस्तावेजों को देखने के बाद मजिस्ट्रेट अपने आप से एक बुनियादी सवाल पूछते हैं, क्या इन आरोपों में कोई सच्चाई है, कोई दम है, या फिर ये पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। अगर दोनों पक्षों को सुनने के बाद और सारे कागजात देखने के बाद मजिस्ट्रेट को लगता है कि आरोप पूरी तरह बेबुनियाद हैं, तो सीआरपीसी की धारा 239 के तहत आरोपी को उन्मोचित यानी डिस्चार्ज कर दिया जाता है। इसका सीधा मतलब है कि केस यहीं खत्म। लेकिन मजिस्ट्रेट को डिस्चार्ज करने की वजह लिखित में बतानी पड़ती हैं। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये बहुत दिलचस्प है। ये सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ एक जरूरी कानूनी सिद्धांत है। उन्मोचन यानी डिस्चार्ज सिर्फ उन केस के लिए नहीं है जो थोड़े कमजोर हैं। नहीं, ये सिर्फ उन मामलों के लिए है जो बिल्कुल ही बेबुनियाद हैं। अगर केस में जरा सा भी दम लगता है, जरा सा भी शक है, तो मुकदमा आगे बढ़ना ही चाहिए। और अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि हाँ, पहली नज़र में ऐसा लगता है कि आरोपी ने शायद कोई अपराध किया है, तो केस को रोका नहीं जाता। अब मजिस्ट्रेट मामले को अगले और बहुत ही अहम पड़ाव पर ले जाते हैं, जो है सीआरपीसी की धारा 440 के तहत औपचारिक रूप से आरोप तय करना। इसे कहते हैं फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। तो धारा 240 के तहत ये एक फॉर्मल स्टेप है। एक लिखित चार्ज बनाया जाता है, फिर उसे आरोपी को पढ़कर साफ साफ भाषा में समझाया जाता है, और फिर उससे एक सीधा सवाल पूछा जाता है, क्या तुम अपना गुनाह कबूल करते हो या मुकदमे का सामना करना चाहते हो। अब सारा ध्यान आरोपी पर आ जाता है। उस पर जो आरोप तय हुआ है, उस पर उसका जवाब ही तय करेगा कि मुकदमे में अगला कदम क्या होगा। मान लीजिए आरोपी अपना गुनाह कबूल कर लेता है, तो सीआरपीसी की धारा 241 के तहत मजिस्ट्रेट उसके इस कबूलनामे को रिकॉर्ड करते हैं। पर यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, मजिस्ट्रेट के पास विवेक होता है, यानी वो चाहे तो इस कबूलनामे के आधार पर उसे दोषी ठहरा सकते हैं। ये कोई ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है। ये विवेक इसलिए दिया गया है ताकि ये पक्का किया जा सके कि कबूलनामा बिना किसी डर या दबाव के किया गया है। और यहाँ एक और कानूनी बारीकी है। किसी का सिर्फ ये कह देना कि हाँ, मैं दोषी हूँ, सज़ा के लिए काफ़ी नहीं होता। अदालत को ये भी देखना पड़ता है कि जिन कामों का आरोप लगा है, क्या वो कानून के नज़र में वाकई कोई अपराध हैं भी या नहीं। अगर नहीं, तो सिर्फ कबूल कर लेने से किसी को सज़ा नहीं दी जा सकती।
और अगर आरोपी कहता है नहीं मैं दोषी नहीं हूं, या फिर मजिस्ट्रेट उसके कबूलनामे पर उसे दोषी नहीं ठहराते, तो अब मुकदमा अपने सबसे मुख्य चरण में पहुंचता है। अब शुरू होती है सबूतों की जंग। अब अदालत एक तरह से जंग का मैदान बन जाती है। सीआरपीसी की धारा 242 के मुताबिक सबसे पहले मौका मिलता है अभियोजन पक्ष यानी प्रोसिक्यूशन को। वो अपने सारे गवाह और सबूत पेश करके अदालत को ये यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि आरोपी ही गुनहगार है। जब प्रोसिक्यूशन अपनी बात रख लेता है तो अब बारी आती है बचाव पक्ष की। सीआरपीसी की धारा 243 आरोपी को ये पूरा अधिकार देती है कि वो अपने गवाह और सबूत पेश करके खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करे। ये इंसाफ के तराजू को बराबर करने का मौका होता है। जब दोनों तरफ से सारे सबूत देख लिए जाते हैं, सारी दलीलें सुन ली जाती हैं, तब मुकदमा अपने अंजाम तक पहुंचता है। अब मजिस्ट्रेट अपना आखिरी फैसला सुनाएंगे। और अब आता है इस लंबे सफर का आखिरी मोड़। सारे सबूतों और दलीलों को तौलने के बाद मजिस्ट्रेट सीआरपीसी की धारा 248 के तहत दो में से किसी एक नतीजे पर पहुंचते हैं। या तो होती है दोष मुक्ति यानी एक्विटल, जिसमें आरोपी को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, या फिर होती है दोष सिद्धि यानी कन्विक्शन, जिसमें आरोपी को दोषी मानकर उसे सजा सुनाई जाती है। यही वो पल है जहां न्याय अपना अंतिम रूप लेता है। तो ये थी एक वारंट मामले की पूरी यात्रा, कानून की किताबों से निकलकर सीधे अदालत के कमरे तक। ये जो पूरी प्रक्रिया हमने देखी, ये हर कदम पर आरोपी के अधिकारों और समाज के लिए न्याय के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश करती है। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या ये इतनी डिटेल्ड और लंबी प्रक्रिया असल दुनिया में हमेशा सही और समय पर न्याय दे पाती है? इस पर सोचिएगा जरूर।